जी सीक्वेंशियल सीरीज में अच्छा ये चैप्टर तुम लोग ने इसका थोड़ा सा पार्ट तुम लोग ने पढ़ा है 10th में, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर सेकंड होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फोर्थ है अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पार्ट होता है स्पेशल सीरीज, फिर सिक्स्थ होता है इसमें ANGN इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली ये 6 पार्ट्स होते हैं हमारे। तो सर ये कंप्लीट करने में कितना महीना लग जाएंगे? कंप्लीट करने में हम लोग को लगभग समझो कि 10 से 12 लेक्चर्स के राउंड लगेंगे। ओके सर। AP, GP, HP, इसको हम लोग AGP कहते हैं। ठीक है, स्पेशल सीरीज को तो वही कहते हैं, ANGN इनइक्वालिटी को भी वही कहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट चैट बॉक्स। ठीक है, इसको तुम लोग आप म्यूट पे हैं। ओके, सो लिख लिया सबने? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग AP से।
एपी। एपी क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। एपी तो तुम लोग ने 10th में पढ़ा ही है, एपी का डेफिनेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। जब जैसे मान लो मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता तो वो 3 आता। जब मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता तो भी 3 आता। जब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करता तो वो भी 3 आता। तो ये वाली सीरीज कैसी हो गई? ये वाली सीरीज एक एपी हो गई। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से, जो कि 2 है। और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, सो ये एपी का डेफिनेशन हो गया कि सीरीज इन विच consecutive terms का difference is constant is called an AP. Fine. अब देखो, AP में हम लोग जनरली दो चीज पढ़ते हैं, to find nth term of AP और दूसरी चीज to find sum of n terms of AP. To find sum of n terms of AP. ठीक है, so अब nth term of AP उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? T सबस्क्रिप्ट n से। ठीक है, T सबस्क्रिप्ट n से nth term of AP को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। पहला टर्म A हो गया, सेकंड टर्म हम लोग क्या लिखते हैं? A प्लस D। थर्ड टर्म A प्लस 2D। फोर्थ टर्म A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, ये जो है इस एपी का सेकंड टर्म हो गया, ये इस एपी का थर्ड टर्म हो गया। ऐसे ही इधर कोई आता जो उस एपी का nth टर्म होता। तो जो nth टर्म होता उसमें ए तो रहता ही जैसे बाकी सब में। अब देखो 2 था तो डी का कोफिशिएंट 1 था, T3 था तो डी का कोफिशिएंट 2 था। तो Tn होता तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम, n-1 डी। ठीक है, सो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। Tn is equal to a plus n-1 into d. This is nth term of AP. Formula for nth term of AP. ओके, इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो अब देखो, वैसे जनरली मैं क्या करता हूँ कि nth टर्म निकालना हो अगर, जैसे मान लो 2, 5, 8, ये एक AP है, इसका nth टर्म निकालना हो तो मैं बिना इस फॉर्मूले को यूज किए जो है निकाल लेता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे शॉर्टकट तरीका क्या है? जैसे इसका nth टर्म हमको लिखना है तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म आएगा। ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस
बड़ा माइनस छोटा हो। तो जैसे इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो Tn इज इक्वल टू 3n लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, तुम n की वैल्यू अगर 1 पुट करते, अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे 3 बनता। ठीक है, तो इस 3 को उधर लेके चले, या फिर तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे 3 बनता, लेकिन हम लोग को तो जो T1 है, जो फर्स्ट टर्म है, वो क्या चाहिए, वो 2 चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि 3 माइनस 1 2 बन जाता। तो Tn क्या हो गया, 3n माइनस 1 इस एपी का। फॉर्मूले से भी अगर हम लोग निकालें तब भी वही आएगा। जैसे फॉर्मूले से मैं निकालूं तो Tn इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो 2 plus 3n minus 3. So this will ultimately become 3n minus 1. ठीक है, so ये तरीका जो होता है tn निकालने का शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। So this was example 1. Example 2, if I have say 3, 7, 11, 15 and so on, इसका तुमको Tn निकालना है। ठीक है, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करो तो कितना डिफरेंस आया 4। तो Tn में पहले तो 4n लिख लिया। अब n की वैल्यू 1 पुट करने पे इसमें क्या आता 4 आता, लेकिन हम लोग को तो 3 चाहिए था, तो क्या करना पड़ता 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 1। ये इस AP का nth टर्म हो गया। सिमिलरली से एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है कि 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ? -3 सर। -3। इसका जब मैं Tn लिखने जाऊंगा तो आई विल राइट -3n। अब देखो, इसमें तुम n की वैल्यू 1 पुट करते तो -3 आता, लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए 10 चाहिए। तो -3 में मैं ऐसा क्या करूं जिससे 10 आ जाए? सर +13। +13 कर दूं, तो यहाँ पे Tn क्या हो गया -3n + 30। तो सबको समझ में आ गया कि ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग को Tn कैसे निकालना है। बोलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया। आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? एपी। ओके सर। चलो ठीक है, तो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। टू फाइंड Tn in each of following cases। अच्छा, ये भी जिसमें भी Tn निकालना है वो शॉर्टकट तरीके से तुमको निकालना है। 5, 8, 11 एंड सो ऑन। दूसरा है 100, 97, 94 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड number of terms in each series। Find number of terms
इन ईच सीरीज। तो पहला होगा से मान लो इफ आई राइट 4 9 14 till 194। ठीक है, दूसरा हो गया 97 93 89 and so on till 1। चलो सर हम लोग को वो शॉर्ट मेथड से जो टी एन निकालना है ना, उसमें पीछे जो नंबर हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हम कंडीशन भी बना सकते हैं। मतलब आपने जितने भी एग्जांपल दिए ना, सब में एक कंडीशन फॉलो होती है। हाँ, तो वो कंडीशन मतलब ये फॉलो होती है कि जैसे ये जो 4 आया ना, तो दिस माइनस दिस, वो ये नंबर आता है। जैसे पहला टर्म 3 था इधर, ठीक है, और यहाँ पे पहला टर्म 4 आता। 4n में पहला टर्म n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आता, 4 आता। तो जब इसको मैं इधर लेके जाता तो क्या बनता, 3 माइनस 4 विच इज -1। तो वही -1 मैं यहाँ पे लिख रहा होता। सर क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दिखाइए। Done, sir. चलो सो लेट्स डू इट। तो पहले वाले में जो है, देखो 3 का डिफरेंस है, ये 3, तो इसमें क्या लिख लिया, 3n लिख लिया। अब देखो जब n की वैल्यू 1 पुट करते तो 3 बनता, और यहाँ पे पहला टर्म 5 है, तो 3 में क्या करें जिससे 5 बन जाए, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले का tn जो है वो 3n प्लस 2 है। उसके बाद दूसरा वाला जो है, इसका कॉमन डिफरेंस -3 है, तो इधर -3n बनता। इसका जब n की वैल्यू 1 पुट करते तो -3 बनता। अब -3 में मैं क्या करूं कि जिससे 100 बन जाए, तो +103। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच सीरीज। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, मान लो ये nth टर्म है, 194 जो है वो nth टर्म है, तो हम लोग को tn की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। सो सॉरी, हम लोग को n की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। तो पहले पार्ट में tn इज इक्वल टू 194। अच्छा, tn के लिए देखो दिस माइनस दिस 5, तो 5n, n की वैल्यू 1 पुट की,
n की वैल्यू 1 पुट की तो 5 बन गया, और 5 बन गया, लेकिन हम लोग को तो 4 चाहिए, तो -1. So 5n is equal to 195. Therefore n is equal to 195 by 5. कितना बनेगा? 39 मेरे ख्याल से. So पहले वाले का आंसर 39 हो गया. सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में भी जैसे इसको मान लिया tn, तो nth टर्म जो है वो 1 है. अब देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है वो -4 हो गया. सो -4n, tn की जगह क्या लिख लिया? -4n. अब n की वैल्यू 1 पुट करते तो -4 होता, लेकिन हम लोग को तो +97 चाहिए, मतलब 101 ऐड करना पड़ेगा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से 4n इज इक्वल टू 100 आ गया, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 25. सबको समझ में आ गया? पूरे जितने भी सब पार्ट्स थे. किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए हम लोग. ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 102, फिर 198, फिर 94 एंड सो ऑन. ये एपी जा रही है, ठीक है. सो टिल व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स the series must be added to get maximum possible sum. चलो इसको करो. Twenty-six. जिसका इसका हो रहा है आंसर, आंसर भी लिखते जाओ. चलो गुड, बहुत अच्छा. तो
अब देखो, जैसे ये सीरीज ऐसी है जो डिक्रीज कर रही है 102, 98, 94 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब इस सीरीज में आखिरी बार पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद जो है नेगेटिव आ जाएगा, होगा कि नहीं? कभी ना कभी उस सीरीज में आखिरी बार पॉजिटिव आएगा, उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक सम करूं, स्टार्टिंग से लेके आखिरी बार पॉजिटिव तक, तो उस केस में जो सम आएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल सम आ जाएगा। फिर अगर मैं उसके आगे बढ़ता, जैसे मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करता, तो इस नेगेटिव के कारण जो ओवरऑल सम जनरेट हो रहा होता वो थोड़ा कम हो रहा होता। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, सीरीज must be added till last positive term. The series must be added till last positive term to get maximum sum. ठीक है। अब लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या है वो नहीं पता, मान लो, ठीक है कि ये लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या है वो नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करने वाली बाउंड्री कौन सी होती है? 0 होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करने वाली बाउंड्री कौन सी होती है? 0 होती है। अच्छा, हो सकता है कि 0 इस सीरीज में लाई कर दी जाए, हो सकता है कि 0 इस सीरीज में लाई ना भी करे, ठीक है। तो 0 अगर इस सीरीज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको फाइंड करने के लिए मैंने मान लिया कि ठीक है भाई 0 इस सीरीज में लाइक कर रहा है, और उसको nth टर्म बोल दिया। देखते हैं क्या होता है। tn इज इक्वल टू 0 कर दिया, tn इज इक्वल टू 0। अब tn का शॉर्टकट तरीका -4n प्लस 106, जो शॉर्टकट तरीके से लिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 106/4। सॉरी। तो ये जो है दैट इज व्हाट 26.5, ये 26.5 आया। अच्छा, कभी नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में तो हो नहीं सकते 26.5 या कुछ भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस सीरीज में 0 लाइक कहीं नहीं कर रहा होता। तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो कोई एक लास्ट पॉजिटिव टर्म होता और एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता। 0 कहीं यहाँ पे होता, एक हाइपोथेटिकल 0 होता मान लो, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। उसकी पोजीशन 26.5 पोजीशन थी। इसका मतलब ये वाला जो लास्ट पॉजिटिव टर्म है उसकी पोजीशन 26 पोजीशन थी, और जो पहला नेगेटिव टर्म है उसकी पोजीशन 27 पोजीशन थी। समझ में आ रही बात? तो हम लोग को कहां तक सीरीज को ऐड करना चाहिए? टिल हाउ मेनी टर्म्स? 26 टर्म्स तक ऐड करना चाहिए। तो आंसर इज व्हाट? 26। That till 26 terms I should add the series so as to get the maximum possible sum. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? सब बच्चे कमेंट करो किसी को डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या हो जाता है ना, जैसे जीरो सीरीज का इंटीग्रल पार्ट होता है, तो जैसे मान लो कि सेम प्रोसीजर करते हम लोग, और मतलब टी एन इज इक्वल टू 0 करते, और वहां पे n की वैल्यू 27 से आ जाती। तो उस केस में क्या होता कि जो सीरीज होती, जैसे मान लो ये सीरीज है, यहाँ पे 0 आ गया, तो लास्ट पॉजिटिव टर्म यहाँ पे हुआ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे हुआ, और ये T27 है और ये T26 है। तो इस केस में अगर हम लोग से पूछा जाता कितने टर्म्स तक सीरीज को ऐड करना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सम आए, तो हम लोग कहेंगे कि मैं यहाँ तक भी ऐड करूंगा तब भी चलेगा, और मैं शुरू से यहाँ तक भी ऐड करूंगा तब भी चलेगा। तो उस केस में हमारे दो आंसर आ जाएंगे। उस केस में हमारे आंसर 26 भी आ सकता है एज वेल एज 27 भी आ सकता है। तो ऐसे में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ओके, तो आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। देखो, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है 2, 5, 8 एंड सो ऑन टिल 299, ठीक है, कहीं ऐसा लिखा है 2, 5, 8 एंड सो ऑन टिल 100 टर्म्स। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे इस ये वाली जो सीरीज है, इसमें हम लोग लास्ट टर्म जानते हैं, लास्ट टर्म इज नोन, ठीक है, बट नंबर ऑफ टर्म्स इज अननोन। लास्ट टर्म इज नोन बट नंबर ऑफ टर्म्स इज अननोन इस वाली सीरीज में। अच्छा, इस वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन बट लास्ट टर्म इज अननोन, ठीक है। अच्छा, जो भी कुछ मिसिंग है, जैसे इस वाले में लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इज अननोन, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं एपी के फॉर्मूले से। सिमिलरली इस वाले सीरीज में लास्ट टर्म इज अननोन, लास्ट टर्म अननोन है, तो वो भी हम लोग टीएन वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो बस मैं ये डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन तुमको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन तुमको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। सो यू नीड टू बी कॉशियस कि क्या करना है। यहाँ पे लास्ट टर्म नोन है, नंबर ऑफ टर्म्स नोन नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नोन है, लास्ट टर्म नोन नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 2, 5, 8, 11 till 299, ये एक AP1 है, ठीक है। उसके बाद 3, 5, 7, 9 till 200 टर्म्स, ये AP2 है सर, ठीक है। और हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स।
in both series. ठीक है, नंबर ऑफ दोनों सीरीज में कितने कॉमन टर्म्स होंगे दैट वी हैव टू फाइंड. चलो लग जाओ. चलो गुड. चलो सो लेट्स डू इट. अब देखो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स अगर फाइंड करना है, जैसे 2, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे ही till 299 है. अच्छा यहाँ पे जो 299 है वो क्या लिखा है, एक तरीके से लास्ट टर्म लिखा उस सीरीज का. अच्छा 3, 5, 7, 9, 11 कुछ गलत कर दिया मैंने. 11 के बाद यहाँ 14 होता, यहाँ 17 होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 23 होता, यहाँ 13, 15, 17, ठीक, 19 एंड सो ऑन. अच्छा 200 टर्म्स टिल 200 टर्म्स. तो यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है वो लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
तो जैसे अगर तुम इस एपी की बात करो, जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी का जो टीएन होता, एपी 2 का जो टीएन का फॉर्मूला होता, वो क्या होता? दो का डिफरेंस है, तो 2n, n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आया, लेकिन हम लोग को तो 3 चाहिए, मतलब 2n + 1। अब हम लोग को तो एक तरीके से T200 निकालना है लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, तो T200 क्या आता? 401 आ जाता। इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता वो क्या होता? 401 होता। ये लास्ट टर्म निकालने का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दिस इज बिकॉज कि देखो हम लोग को आइडेंटिकल टर्म्स फाइंड करना है, तो जैसे ही इन दोनों एपी में से कोई एक सीरीज पहले खत्म हो जा रही होगी, वैसे ही आइडेंटिकल टर्म्स आना बंद हो जाएंगे। जैसे तुमको लगता है क्या कि 299 के बाद आइडेंटिकल टर्म्स आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। जो भी आइडेंटिकल टर्म्स आएंगे दैट विल बी बिफोर 200, या बहुत हुआ तो 299, सॉरी बिफोर 299, या बहुत हुआ तो 299 पे आ गए। अब देखो आइडेंटिकल टर्म्स कौन कौन से हो गए? पहला आइडेंटिकल टर्म हमको दिखा 5, उसके बाद दूसरा आइडेंटिकल टर्म क्या दिखा हम लोग को? 11, तीसरा आइडेंटिकल टर्म क्या दिखा मेरे को? 17। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल टर्म सीरीज that will be 5, 11, 17 and so on। ठीक है, अच्छा ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 299 या बिफोर, मतलब 299 या उससे कुछ पहले तक जाएगी, वहां तक जाएगी। तो हमको यहाँ से क्या पता चला? हमको यहाँ से ये पता चला कि जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज है दैट विल आल्सो बी एन एपी, वो भी एपी होगी। अच्छा, जो AP1 है उसका कॉमन डिफरेंस 2 है, जो AP2 है उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, उल्टा लिख दिया, इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसका कॉमन डिफरेंस 2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। तो जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज होती है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज द LCM of common difference of D1 and D2। तो ये 6 जो है वो 2 into 3 से नहीं आया है, ये जो 6 आया वो किस वजह से आया है? 2 और 3 के LCM से आया है। समझ में आई बात? तो अब इस सीरीज में हम लोग को कितने टर्म आएंगे बस वो मैटर करता है। क्या हुआ सर? ये वाली चीज समझ में नहीं आई। कौन सी चीज? LCM वाली? हाँ सर। देखो जो पहली सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। जो दूसरी सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। और जो हमारी आइडेंटिकल वाली सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो आइडेंटिकल सीरीज होती है वो भी सबसे पहली बात तो एक एपी होती है जो तुमको दिख रहा है 5, 11, 17, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज द LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ D1 एंड D2। 2 और 3 का LCM क्या होता? 6 होता है। देखो हमेशा LCM निकालने के लिए ऐसा थोड़े करते हैं कि बस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई बताओ 4 और 6 का LCM क्या होगा, then it will be 12। I won't say it is 24। 4 और 6 का LCM क्या होगा? 12। अच्छा, जब दो नंबर्स को प्राइम होते हैं, को प्राइम का मतलब पता है कि आपस में कुछ भी कॉमन ना होना, तब उनका LCM जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे से 2 और 3 हो गया, इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका LCM जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा।
नहीं तो एलसीएम और भी कुछ हो सकता है। ओके सो सो ये बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस ही, दोनों का कॉमन डिफरेंस ही जो है वो आइडेंटिकल टर्म वाली एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखो ये वाली सीरीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है 5, 11, 17 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक गई? 299 और बिफोर। अच्छा, ये 299 है कि नहीं है सीरीज में वो हमको नहीं पता, दैट वी डोंट नो 299 है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है वो 299 है। अगर n की कोई वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई तो फिर देख लेंगे। तो tn इज इक्वल टू 299 लिखा। हाँ सर आपने ऐसे क्यों बोला कि 299 है कि नहीं, मतलब लाइक ऑड नंबर है ना सर? क्या कह रहे हो? अगर सर 299 तो ऑड नंबर है ना, हम्म। तो वो जो सीक्वेंस में तो आएगा ना? नहीं तो ये मैंने केवल डायरेक्टली ऑड नहीं लिखे ना, मैंने ऐसा थोड़े लिखा कि ये सीरीज 5, 7, 9, 11। नहीं सर, आपने जो EP2 दिया था उसमें सब ऑड नंबर्स थे, हाँ लेकिन तो 299 तो कंफर्म उसमें आएगा सर। हाँ वो आएगा, मतलब मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है जनरल सर। टेक्निक बता रहा हूँ। तो en इज इक्वल टू 299 लिख दिया। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। सो 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 299। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 50। द वैल्यू ऑफ n इज 50। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ n इज 50, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट टर्म ऑफ identical series is 299 and number of terms in identical series is 50 and number of terms in identical series is 50। ठीक है? सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए।
समझ में आए? ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। तो सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या है देखो जरा। ये तो आइडेंटिकल टर्म्स के बारे में डिस्कशन हुआ हमारा। अब देखो मतलब दो टाइप के, मतलब ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ मैथ्स में, और ये पहले भी मतलब इस बारे में काफी डिस्कशन किया भी हम लोग ने। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक कन्वेंशनल टाइप और एक नॉन कन्वेंशनल टाइप। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है कन्वेंशनल टाइप एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप में, कि कन्वेंशनल टाइप में हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज सेम एज नंबर ऑफ इक्वेशंस involved in question. Number of variables is same as the number of equations involved in question. And non-conventional type में क्या होता है generally? In non-conventional type, number of variables is greater than number of equations involved in question. ठीक है, तो जैसे कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस क्या होते थे, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, x + 2y = 3 and 2x - y = 7 and find x and y। तो वेरिएबल्स कितने हैं या अननोन्स कितने हैं? दो अननोन्स हैं। और इक्वेशन कितने हैं? दो इक्वेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस में जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है √(x - 2) + √(y - 3) = 0, देन फाइंड x एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स या अननोन्स कितने इन्वॉल्व है? दो। इक्वेशन कितना है? बस एक ही इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे कुछ एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी लग रही होगी जिसके कारण ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा होगा। तो अब इसमें यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही होगी? So square root प्रॉपर्टी? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। हाँ, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स 0 और पॉजिटिव आउटपुट।
ठीक है, या तो 0 या तो पॉजिटिव आउटपुट दे सकता है, 0 भी दे सकता है ना स्क्वायर रूट। तो देखो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट तो दे नहीं सकता। अच्छा, दोनों को 0 होने के लिए, मतलब इसको 0 होने के लिए और इसको 0 होने के लिए x को 2 होना पड़ेगा और y को 3 होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कुछ नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि x और y मतलब वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशन होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बेस्ड ऑन relation between the variables. Question is solved based on relation between the variables. तो नॉन कन्वेंशनल टाइप समझ में नहीं आया। देखो नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे ये पहला वाला पार्ट देखो, इसमें बस एक ही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है बस तुम्हारे पास, और कोई इक्वेशन है क्या? नहीं। और तुमसे सर x और y दोनों पूछा। सर आप मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप ले सकते हो क्या अंदर? किस नाम से ज्वाइन कर रहे हो? सर यशस सर, रोल नंबर है मेरा। अच्छा, क्या वो YC008? हाँ सर वही। अच्छा, हाँ तो अपने कहाँ थे? अपने यहाँ थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, 2 वेरिएबल्स हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है? कम है, नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ? स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ कि स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है? स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला आउटपुट देता है। तो रूट प्लस रूट इज इक्वल टू 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी स्क्वायर रूट 0 आउटपुट दे और जब ये भी स्क्वायर रूट 0 आउटपुट दे, तभी पॉसिबल है। ठीक है, या नॉन कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस एक दूसरे तरीके के भी होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि इफ x plus 2y is equal to 7 then find कुछ और समथिंग एल्स। तो ये फाइंड करने के लिए अब देखो यहां से तुम्हारे पास अननोन्स कितने हैं? अननोन्स 2 हैं, x और y 2 अननोन्स हैं, लेकिन इक्वेशन कितना है? एक ही इक्वेशन है। तो कभी भी तुम 2 अननोन्स के साथ एक इक्वेशन, मतलब तुम्हारे पास अगर एक इक्वेशन है तो उससे तुम 2 अननोन्स इन जनरल फाइंड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लग रही हो, जैसे इसमें स्क्वायर रूट वगैरह वाली प्रॉपर्टी लगी। तो वहां पे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो x और y के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को we do not have to focus on finding x and y इंडिविजुअली। x और y इंडिविजुअली फाइंड करने पे फोकस हम लोग को नहीं करना है।
ठीक है, अब मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो जो हमने लिखा है। तो now since we are in chapter AP, तो AP में हमेशा एक AP को लिखने के लिए दो अननोन्स होते हैं। कौन कौन से? एक A और एक D। ठीक है, एक AP के लिए दो अननोन्स होते हैं, एक उसका फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्लियर है? अगर तुमको AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो तुम उस AP के बारे में कुछ भी बता सकते हो। अब देखो, अब जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है कि इन एन AP फोर्थ टर्म इज इक्वल टू से 13, then find 10th term of that AP, then find 10th term of that AP। तो देखो, क्वेश्चन इज प्रेटी इजी। ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत बार किए होंगे अपने 10th के क्लासेस में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को ये पहचानना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको उसका अप्रोच अगर पता चल जाए ना, तो 50% क्वेश्चन तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। तो देखो, हम लोग को एक तरीके से कितनी इंफॉर्मेशन नोन है? एक और एक, दो इंफॉर्मेशन नोन है। ठीक है, अच्छा, दो इंफॉर्मेशन नोन है और एपी के लिए हम लोग को कितनी? दो इंफॉर्मेशन नोन है, मतलब दो इक्वेशंस नोन है, तुम ऐसे समझ सकते हो। और एपी के लिए, एपी में कितने अननोन्स होते हैं? दो, ए और डी। तो ए और डी फाइंड करने के लिए हम लोग को दो इक्वेशन की जरूरत थी, और वो जो दो इक्वेशन है वो यहाँ से और यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या कहूंगा? इट इज अ कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी अननोन्स होते हैं तुम उसको इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हो। जैसे T4, तो a plus 3d is equal to 7 and T6, मतलब a plus 6d is equal to 13। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3d is equal to 6, therefore d is equal to 2। अब d की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो a is equal to 1। ठीक है, सो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। फाइन। सो अब a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 आ गई, मतलब तुमको AP के जो दो अननोन्स थे a और d वो पता चल गए। तो T10 क्या होता? T10 विल बी a plus 9d। सो 1 plus 9 into 2 कितना बन जाता? 19। तो T10 जो है, जो 10th टर्म होता है वो 19 होता। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। वो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे अप्रोच बनाना है, वो सीखने जा रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन लेता। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम्हारा ए और डी इंडिविजुअली आ गया, इफ यू फाइंड ए एंड डी इंडिविजुअली, सो इन दैट केस तुम उस एपी के बारे में तुम मेरे से कुछ भी पूछोगे, T10 या सम ऑफ 100 टर्म्स या कुछ भी पूछोगे, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आराम से क्विकली फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इन एन एपी इफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 9, देन फाइंड
T3 plus T7, ठीक है, then find the value of T3 plus T7. ओके, सो अब देखो एपी में तो वैसे कितने अननोन्स होते हैं, एपी में 2 अननोन्स होते हैं। अब फिफ्थ टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म इज 9। इसका मतलब कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट फिफ्थ टर्म इज 9। सो व्हाट आई कैन राइट, T5 is equal to 9. It means A plus 4D is equal to 9. ठीक है, तो इससे क्या मैं A और D फाइंड कर सकता हूँ क्या? नहीं फाइंड कर सकता। A और D फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक और इक्वेशन चाहिएगा A और D को यूनिकली फाइंड करने के लिए, जो कि नहीं है। तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि वो इसी में परेशान होते हैं कि भाई मैं एक और इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालूं जहाँ से A और D इंडिविजुअली फाइंड कर सकूं मैं। वो भाई दी ही नहीं है क्वेश्चन में, तो तुम निकालोगे कहाँ से? तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि इसी रिजल्ट या यही जो A और D के बीच में रिजल्ट है, उसकी हेल्प से हम लोग को जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो T3 प्लस T7, तो T3 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D और T7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D। तो A प्लस है 2A प्लस 8D, या अगर तुम 2 कॉमन निकाल लो तो A प्लस 4D। तो 2 टाइम्स 9, A प्लस 4D की वैल्यू हम लोग को पता है, देखो 2 टाइम्स 9 मतलब 18 आ गया। तो एक्चुअल में पता है क्या होगा, जब ऐसे टाइप के नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन होंगे, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो वैसा ही एक्सप्रेशन बन रहा होगा जो यहाँ पे रिलेशन में इस्टेब्लिश हुआ होगा, और उसी की हेल्प से हम लोग आंसर निकालेंगे। मतलब अगर मेरे से कोई यहाँ पे पूछता कि सर इससे मैं मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से मैं एपी का सारा कुछ निकाल सकता हूँ क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, सब कुछ नहीं निकाल सकते। मैं बस वही चीजें निकाल सकता हूँ जिसमें A प्लस 4D वाला टर्म बन रहा हो। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि बताइए कि क्या इसका T2 निकाल सकता हूँ मैं, तो T2 क्या होता, वो तो A प्लस D होता। तो वो A प्लस 4D के एग्जैक्ट फॉर्म में तो नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि T2 में नहीं निकाल सकता, आई कैन नॉट फाइंड T2। समझ में आया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को व्हाट विल आई से, दीज आर नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। ये कैसे टाइप के क्वेश्चन है? नॉन कन्वेंशनल टाइप। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बहुत टफ क्वेश्चंस थे। मतलब इन दो एग्जांपल्स के थ्रू मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना कि कैसे क्वेश्चन का हम लोग को अप्रोच बनाना है, क्वेश्चन का हम लोग को अप्रोच कैसे बनाना है वो सिखा रहे हम। ठीक है, सो अगर तुमको क्वेश्चन में दिखे तुरंत कि भाई जैसे एपी का क्वेश्चन है और उसमें इंफॉर्मेशन तो एक ही दी हुई है, उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन एक ही दी हुई है, तो अब ये जो है नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन होगा, और उसमें ए और डी के बीच में जो एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होगा उसकी हेल्प से हम लोग आंसर निकालेंगे। और अगर अगर एपी का क्वेश्चन है और 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, देन वेल एंड गुड, उसमें तुम ए और डी कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हो और उससे फिर तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये बात क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप।
ओके अच्छा, अब कभी कभी पता है क्या हो जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं कि for an AP whose first term and common difference are natural number and T3 is equal to 4 and T3 is equal to 4, then find, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें पूछ ली गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कन्वेंशनल टाइप या नॉन कन्वेंशनल टाइप? सर नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल। ये क्वेश्चन कन्वेंशनल टाइप है। देखो, एक तो ये इक्वेशन दिया हुआ है T3 इज इक्वल टू 4, और एक ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आई कैन फाइंड ए एंड डी। वो कैसे, देखो जरा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, समझे? तो अच्छा, d कहाँ से स्टार्ट होता, मतलब अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता। अच्छा, अगर तुम d की वैल्यू 1 लिख लो तो a क्या बनता, 2 बनता। इफ आई पुट d एज 1 देन a विल बी 2। तो चलो भाई, इसका कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। अगर मैं d2 ले लेता, इफ आई टेक d2 देन a विल बिकम 0, काम नहीं होगा, क्योंकि a is also a natural number and 0 is not a natural number। फिर अगर मैं d की वैल्यू 3 ले लेता तो a तो नेगेटिव आ रहा होता। तो क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की वजह से अब इससे एक यूनिक वैल्यू आई a और d की। कौन सी वैल्यू आई कि a की वैल्यू 2 होगी और d की वैल्यू 1 होगी। The value of a will be 2 and that of d will be what, 1। So क्योंकि a और d की ये दो वैल्यू हो गई, अब a और d मैंने निकाल लिया, तो मैं इस AP के बारे में कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, anything which I want। Understood? Yes, sir. So Yes, sir. इसको एक बार लिख लो जल्दी जल्दी से। लिख लिया। लिख लिया? तो मतलब मैंने बस क्वेश्चन का फ्रेम बनाया तुम्हारे लिए। फिर अब यहाँ पे मैं कितने भी क्वेश्चंस बना सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स या कुछ भी, 10th टर्म, जो भी है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि if pth term of an AP is equal to Q and qth term of an AP is equal to P, then find P plus qth term। ठीक है, ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, ये 10th में भी तुम लोग ने किया होगा।
तो ये क्वेश्चन कैसा है, कन्वेंशनल टाइप है कि नॉन कन्वेंशनल टाइप है? क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? कन्वेंशनल टाइप। कन्वेंशनल टाइप है। कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन है। तो कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अब डील किया जाता है? जो अननोन्स होते हैं उसमें पहले उसको इंडिविजुअली निकाल के, ठीक है। तो पी एट टर्म इज इक्वल टू क्यू, मतलब a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, एंड क्यू एट टर्म इज इक्वल टू p, मतलब a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p। अब से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस p, मतलब d की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, तुम्हारी d की वैल्यू -1 आ गई तो a माइनस ऑफ p प्लस 1 इज इक्वल टू q, तो a की वैल्यू p प्लस q माइनस 1 आ गई। तो ये a आ गया, ये d आ गया है। बस अब हम लोग को क्या करना है, t ऑफ p प्लस q निकालना है। तो a p प्लस q माइनस 1 इंटू d, सो p प्लस q माइनस 1, फिर यहाँ पे भी d की जगह -1 डालोगे, माइनस ऑफ p प्लस q माइनस 1, they will get cancelled, and after cancellation we will get 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, चलो बढ़िया। अच्छा, अब सम ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ एपी ऑफ n टर्म्स। तो एक बार इस फॉर्मूला जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। a प्लस टी, a प्लस 2d टिल a प्लस n माइनस 1d, इन सब का सम फाइंड करना है हम लोग को। हाँ, तो जनरली सम को s से डिनोट किया जाता है, तो s सबस्क्रिप्ट n, तो क्या लिखा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, ऐसे ही a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अच्छा, इसी सीरीज को रिवर्स करके लिखा तो सम तो चेंज नहीं होगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया a प्लस n माइनस 1d, फिर यहाँ पे लिख लिया a प्लस n माइनस 2d एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे लिख लिया a। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा है एक एपी है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और इसको रिवर्स करके लिखो 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। अब ऐड करो तो 2s, इसको ऐड करोगे तो 8 बनेगा, 3 और 5 को ऐड करोगे तो फिर से 8 बनेगा, इसको ऐड करोगे तो फिर से 8, और इसको ऐड करोगे तो फिर से 8। मतलब क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे टर्म्स जो है सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दिया हमने जल्दी से, और सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अप्लाई करने पे क्या आ गया, एडिंग 2 टाइम्स Sn। अब देखो इसको इससे ऐड किया तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म ये आया। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि बाकी भी सारे टर्म्स यही आएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, कितने बार ऐड हो रहा है,
n टर्म्स हैं, n बार ऐड हो रहा है। तो जैसे मान लो k को अगर तुम 4 बार ऐड करो तो कितना बनता है 4k। तो k को अगर तुम n टाइम्स ऐड करो तो कितना बनेगा nk। तो वैसे ही इस क्वांटिटी को अगर तुम n टाइम्स ऐड करो तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 2sn is equal to n times 2a plus n minus 1 into d. Therefore sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अंडरस्टूड। और ये फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा होगा 10th में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। अच्छा, इसी से एक और फॉर्मूला छोटा सा डिराइव होता है कि n बाय 2 2a को ऐसे लिख लिया a प्लस a, और ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इधर वाली जो चीज है सर ये हमारा लास्ट टर्म है। वो हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये वाला लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को अगर तुम याद करो तो जनरली हम लोग L से डिनोट करते थे। इसको किससे डिनोट करते थे? L से डिनोट करते थे। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस L भी होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड n बाय 2 a प्लस L। ठीक है। अच्छा, अगर तुम दोनों फॉर्मूले ऑब्जर्व करो तो दोनों में हम लोग को n की जरूरत पड़ेगी हमेशा। दोनों को हम लोग को n की जरूरत इसमें पड़ेगी हमेशा। ठीक है। सो कभी भी सम ऑफ एपी निकालना है तो उसमें तुमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत है। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा कभी भी सम ऑफ एपी निकालना है तो। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर। तो आज के हम लोग इतना ही करते हैं, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला सम के ऊपर। ओके, सो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। Thank you, sir. Thank you. कैसा हुआ तुम लोग का पेपर? सर एडवांस वाले में मैथ के मुझे काफी टफ लगे क्वेश्चंस। सर एडवांस Yes, sir. क्लास के जो क्वेश्चन थे मैथ्स के वो टफ तो थे। main- हाँ सर, मतलब ऐसा हो रहा था कि लाइन से ही नहीं आ रहे थे। हाँ तो एडवांस के क्वेश्चन तो टफ होंगे ही नहीं यार, एडवांस के क्वेश्चन तो टफ होंगे। सर मतलब उस टाइप के ऐसे कभी सॉल्व किए ही नहीं थे कुछ जो क्वेश्चंस थे। हाँ एग्जैक्टली सर। वो तो वाले सर उसमें अप्रोच नहीं आ रहा था मतलब। 10 स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 40 डिग्री। नहीं नहीं सर, क्वाड्रेटिक में ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री तो हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री जो हाँ। आपने करवाया था वैसे लेवल का आया था, हाँ, लेकिन ट्रिग्नो थोड़ा सा अचानक हो गया। हाँ सर। सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की आंसर की शायद से रॉन्ग है अच्छा, देखना सर। पड़ेगा। उसमें इनकरेक्ट वाले मार्क करने थे, बट हाँ, आंसर में करेक्ट वाले मार्क हुए हैं। एक क्वेश्चन में कुछ था, गड़बड़ी थी ना, वो वही 10 स्क्वायर 20 वाले में शायद कोई गड़बड़ी थी। ठीक है, जो भी होगा करेक्शन हो जाएगा उसके बाद आएगा। ओके ठीक है, तो इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।